Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So in this video we are going to cover up the next 10 MCQs, that is from question number 61 to question number 70. In case you have not seen the previous videos, please check out the description box below. We have covered the 50 MCQs as well as a few of the case scenarios. So in case you wish to see them, please check out the description box below. Also, before starting with the law MCQ booklet series, I started with the audit booklet series and we have completed all the 100 MCQs and 30 case scenarios of it. In case you want to see those videos, please check out the description box below. So let's begin with question number 61. अस्तित्व प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है with 10 shareholders. A member holding less than 1/10 of the share capital of the company applies to the tribunal for relief against operation and mismanagement. State whether a member have a right to apply to the tribunal in the above situation. तो सेक्शन 244 क्या बोलता है? सेक्शन 244 दो केसेस बताता है. पहला केस अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है और दूसरा जब कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है. सिंस यहाँ पे शेयर कैपिटल की बात कर रखी है तो डेफिनेटली शेयर कैपिटल है कंपनी के अंदर. तो इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या चेक करना पड़ता था? हमें देखना पड़ता था 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स या फिर 100 मेंबर्स या फिर 1/10 ऑफ द टोटल इशूड शेयर कैपिटल. ठीक है, इसमें से जो भी लोअर होता था हम वो क्या कर देते थे, वो हमारी लिमिट बन जाती थी. मतलब अगर इतने लोग हैं तो दे कैन डेफिनेटली अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देर आर टोटल 10 शेयर होल्डर्स. 10 शेयर होल्डर्स का मतलब हो गया देर आर 10 मेंबर्स, 1/10 ऑफ दी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स विच इज 1 या फिर 100 या फिर वो शेयर होल्डर्स जिनके पास एटलीस्ट 1/10 ऑफ दी शेयर कैपिटल है. तो अब ये वाली डिटेल हमें गिवन नहीं है, बस ये बताया कि जो ये मेंबर अप्लाई करने का सोच रहा है दिस मेंबर इज हैविंग लेस दैन 1/10 ऑफ दी शेयर कैपिटल. कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, इसके पास शेयर कैपिटल कम है. लेकिन सिंस यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा रिक्वायर्ड था टू अप्लाई, उसकी शेयर कैपिटल कितनी है उससे मतलब नहीं है. यहाँ पर एक ही बंदा अलाउड, मतलब एटलीस्ट एक बंदा रिक्वायर्ड था टू अप्लाई फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. तो यहाँ पर वो बंदा हमें मिल रहा है बिकॉज ही इज द सिंगल मेंबर ही इज अप्लाइंग. सिंस ही इज कमिंग इन दिस लिमिट दैट इज वाई ही इज अलाउड टू अप्लाई. अगर यहाँ पर आपके 12 शेयर होल्डर्स हो जाते, 14 शेयर होल्डर हो जाते, 15 शेयर होल्डर हो जाते, बेसिकली यहाँ पर अगर आपकी लिमिट 1 नहीं आ रही होती, 2 आ रहा होता या 3 आ रहा होता, तो ये अकेला मेंबर अप्लाई नहीं कर पाता. रीजन बीइंग ही इज हैविंग लेस दैन 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल एंड ही इज नॉट ऑल्सो क्वालिफाइंग दिस लिमिट, विच मीन्स कि इसके ऊपर ये सेक्शन 244 के हिसाब से हु कुड हैव नॉट अप्लाइड. सो लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो यहाँ पर ये बंदा अप्लाई कर सकता है. सिंगल मेंबर कैन नॉट अप्लाई, गलत हो गया ये वाली चीज. सेकेंड ऑप्शन क्या है? अ मेंबर कैन नॉट अप्लाई एज ही इज होल्डिंग लेस दैन 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल. नो, a member can apply being 1/10 of the total number of members. Yes, since he has qualified this limit, that is why he is allowed to apply. Next question is question number 62. Ram, who was holding 500 shares of Delta Limited, एक public limited company है, 500 shares hold कर रहा है कोई बंदा राम. ठीक है, डेल्टा लिमिटेड के अंदर देर इज अ शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख शेयर्स कंप्राइजिंग 50,000 शेयर्स ऑफ 10. तो हैविंग अ इशूड कैपिटल मतलब हो गया ये रुपीज 5 lakhs है. तो बेसिकली द कैपिटल इज ऑफ रुपीज 5 lakhs. दिस 5 lakh मीन्स कि इसमें 50,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू जो है वो है 10 रुपीज. ठीक है. Ram came to know that some material changes has taken place in the company which is prejudicial in interest of members and also towards the company. Operation की definition भी यही कहती है. He wants to make application to the tribunal under section 241 of the Companies Act 2013. Due to the death of Ram, petition is filed by his legal heir to tribunal who was in the position minority. तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर किसी बंदे को अप्लाई करना था तो या तो वो 100 मेंबर्स अप्लाई कर सकते थे, सेक्शन 244 अगेन, या तो 100 मेंबर्स होने चाहिए थे या फिर 1/10 ऑफ दी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए थे. यहाँ पर क्या हमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बताए हुए हैं? 62 क्वेश्चन के अंदर क्या हमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बताए हुए हैं? नहीं, हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं बताए हुए. फिर अगर हम देखें यहाँ पर 1/10 ऑफ दी इशूड शेयर कैपिटल देखें तो लेट्स सी, ये जो कैपिटल दी हुई है इशूड शेयर कैपिटल दिस इज 1/10 ऑफ दी 5 lakhs विच मीन्स 50,000. तो इसका मतलब हो गया अगर किसी शेयर होल्डर के पास 50,000
की वैल्यू के शेयर्स हैं, देन इन दैट केस ही कैन अप्लाई, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं दिए हुए तो हम इसको नहीं ले सकते, 100 और दिस विच एवर इज लोअर लेते। अब अगर हम राम को कंपेयर करें तो राम के पास कितने शेयर्स हैं, 500, क्या वैल्यू है 10 रुपये के हिसाब से 5000, तो क्या राम अप्लाई कर सकता है, नो, सेक्शन 244 उसको अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम की जो है वो डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो पिटिशन है वो उसका लीगल हायर फाइल कर रहा है, एंड ये जो बंदा है वो पोजीशन होल्ड कर रहा है माइनॉरिटी की, फिर भी क्या वो इस पिटिशन को फाइल करने से क्या एक्शन लिया जाएगा, यस। क्या ये पिटिशन वैलिड मानी जाएगी, यस, क्योंकि अगर आपको एग्जैक्टली याद है तो वहाँ पर ये चीज़ मेंशन थी कि अगर कोई लीगल हायर है, even though he is a minority, he can make an application to the tribunal in any case, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, अगर राम जिंदा होता और उसको पिटिशन फाइल करनी होती तो वो नहीं कर पाता ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 244। ठीक है, चलो लेट्स सी आंसर क्या है। नो, राम वॉज नॉट एलिजिबल अंडर सेक्शन 244 ऑफ द कंपनीज एक्ट टू मेक द एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल नॉर द लीगल हायर बीइंग अ माइनॉरिटी, तो गलत हो गया, ये तो ठीक लिखा है पर ये वाली लाइन गलत हो गई। Yes, since Ram was eligible under section 244, तो ये भी गलत हो गया। No, as Ram was eligible to make application, no, as Ram was eligible to make application, his legal heir who is a minority cannot apply, गलत हो गया। No, as Ram was not eligible, तो बिल्कुल ठीक है, as per section 244 to make the application to the tribunal, but for any case legal heir being the minority can make the application to the tribunal, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। So correct answer इस केस में क्या हो जाएगा, D। Let's move on to the next question, question number 63. The members of Shukla Limited, public limited company है, filed a case suit, action suit, class action suit, sorry. The public limited के members ने class action suit file किया है to restrain the company from taking action contrary to the resolution passed by the members. After following due process, the NCLT passed an order restraining the company from taking the action. Despite this, the company took action contrary to the resolution passed by the members. What can be the penal consequences for the same on the company? तो यहाँ पर क्लास एक्शन सूट फाइल किया मेंबर्स ने, NCLT ने प्रोसेस फॉलो करके ऑर्डर पास कर दिया कि कंपनी ये पर्टिकुलर एक्शन नहीं ले सकती, रिस्ट्रेन कर दिया कंपनी को। ये ऑर्डर पास होने के बावजूद कंपनी ने क्या किया, उस रेजोल्यूशन के खिलाफ कोई एक्शन ले लिया। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में कंपनी को पीनल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली फेस करने पड़ेंगे। पीनल कॉन्सिक्वेंसेस कौन से सेक्शन के अंदर दिए हुए हैं, तो सेक्शन 245 के अंदर दिए हुए हैं। देखो जो ये पेनल्टी वाले जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, ये मुझे पर्सनली खुद बहुत बेकार लगते हैं, क्योंकि पेनल्टीज याद करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सेबी की पेनल्टीज आप फिर भी आपको पता है कि याद करना इंपॉर्टेंट है और हम हर कोई करके जाता है, बट ये सारी पेनल्टीज याद करना इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स लाइक अस। सो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगता है जब पेनल्टी के क्वेश्चंस आ जाते हैं ना एमसीक्यू में, तो अच्छा नहीं लगता। बट चलो अब पूछा हुआ है तो हमें एटलीस्ट जितने एमसीक्यूज पूछे हैं उनके थ्रू हम थोड़े थोड़े लर्न कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि पीनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कंपनी के ऊपर अगर उन्होंने जो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया था विद रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रेनिंग द कंपनी फ्रॉम टेकिंग एनी एक्शन। तो उस पर्टिकुलर केस में सेक्शन 245 आपको जो पेनल्टी बताता है वो पेनल्टी ये बताता है कि कंपनी के ऊपर फाइन लग जाएगा विच शैल बी एटलीस्ट 5 लाख, बट मैक्स टू मैक्स जो होगा वो 25 लाख रुपीज़ का हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या हमें दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, 5 लाख टू 25 लाख। ठीक है, द कंपनी इज पनिशेबल विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस दैन 5 लाख रुपीज़ बट विच मे एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज़, तो ठीक दे रखा है। कंपनी इज पनिशेबल विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस दैन 1 लाख, गलत हो गई लिमिट। कंपनी इज पनिशेबल विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस दैन 10,000, गलत हो गई लिमिट। इज नॉट अप्रोप्रिएट बॉडी फॉर रूलिंग द केस, तो आंसर ही आपका गलत दे रहे हैं। सो दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64. Mr. Derek, a majority shareholder, represented himself to be the managing director of Floyd Limited and discharged the functions of MD. However, he was not appointed as MD of the company. A group of 7 members holding 1/12 of the issued share capital. Total members कितने, 7 अप्लाई कर रहे हैं जो, एंड कितनी उनके पास वो है issued capital, 1/12 of the issued share capital. इशूड शेयर कैपिटल का 1/12 होल्ड कर रहे हैं, विच अमाउंटेड टू 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, फाइल्ड एन एप्लीकेशन विद द NCLT क्लेमिंग दैट सच एन एक्ट ऑफ मिस्टर डायरेक्ट वाज एन एक्ट ऑफ ऑपरेशन. द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर 72. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट.
तो सबसे पहले तो अगर चलो सेक्शन 244 की बात करते हैं, सिंस काफ़ी सारी डिटेल वैसी दे रखी है। सेक्शन 244 बहुत देर से मैं ऑलरेडी ये रिपीट करती जा रही हूँ, आपको याद भी हो गया होगा। 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट shareholders holding at least 1/10 of the issued share capital। यहाँ पर देखो गड़बड़ करवाने के लिए पेड अप कैपिटल 1/10 है, लेकिन इशूड शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं लेस दैन 1/12। तो 1/12 तो 1/10 से कम होता है, और हमें क्या देखना होता है, इशूड शेयर कैपिटल देखना होता है। तो यहाँ पर ये जो 7 मेंबर्स हैं वो इस क्राइटेरिया को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो हटा दो। अब इसमें से देखते हैं जो लोअर होगा, अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है और वो 7 आ रहा है, तो फिर तो ये बंदे अप्लाई कर सकते थे एज पर सेक्शन 244। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 7.2 आ गया, ठीक है। पर सबसे पहले ये लिमिट चेक करने से भी पहले देखो, यहाँ तो मैंने लिमिट आपको चेक करवा दी, पर जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो एग्जाम में, तो आपको ये लिमिट विमिट चेक करना बाद में स्टार्ट करना है। पहले आपको देखना है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट के केस में स्पेसिफिकली कि क्या ये ऑपरेशन है भी या नहीं। अब आपको याद होगा स्टडी मटेरियल के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, और उन एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई भी बंदा एमडी है नहीं, अपॉइंट नहीं किया, लेकिन एज एन एमडी एक्ट कर रहा है, तो दिस डज नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन। अभी ऑपरेशन है ही नहीं, तो एप्लीकेशन कौन करने जा रहा है, कितनी शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा है, उससे क्या मतलब, इररिलेवेंट हो गया ना। तो ये जो हमने टाइम लगाया है यहाँ पर लिमिट्स चेक करने में, क्या ये सही था? नहीं। तो ये गलती हो जाती है एग्जाम में, हम सीधा सीधा लिमिट्स देखते हैं, अरे ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से लिमिट्स लगा के चेक किया, ऑप्शन सिलेक्ट किया, आंसर गलत। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये ऑपरेशन है भी या नहीं, होगा तभी तो लिमिट लगा के देखना पड़ेगा ना कि लिमिट के हिसाब से अप्लाई किया या नहीं। तो दैट इज़ वाई इस केस में सिंस एमडी होना ना होते हुए भी एक्ट करना, दिस डज नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन एज पर द एग्जाम्पल्स गिवन इन दी स्टडी मैट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेंबर्स के नॉट फाइल एन एप्लीकेशन विद द एनसीएलटी एज स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स इज लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर। तो ये सारे ऑप्शंस तो आपको ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने बताया कि मेंबर्स वाली लिमिट, फिर यहाँ पर भी 1/10 वाली लिमिट, ये भी गलत हो गया। तो सीधा आपका ऑप्शन क्या है करेक्ट, सी। Members cannot file an application with NCLT since the given fact does not comprise of operation। तो लिमिट्स के चक्कर में फंस जाते तो आंसर गलत हो जाता। तो सबसे पहले हमेशा क्या करोगे, पहले चेक करोगे कि क्या वो ऑपरेशन है भी या नहीं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। Videshi Limited, a foreign company, established a place of principal place of business at Kolkata, West Bengal, and seeks to deliver various documents। ओके, सो देयर इज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एट कोलकाता, वेस्ट बंगाल, किसका, फॉरेन कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, दे वांट टू डिलीवर वेरियस डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कौन सी वाली होती है, दिल्ली। वहाँ पर फॉरेन कंपनी के चैप्टर में स्पेसिफिकली पढ़ा था कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कौन सी वाली, न्यू दिल्ली। चलो, स्टेट द नंबर ऑफ डेज एंड द प्लेस वेयर द कंपनी शैल डिलीवर सच डॉक्यूमेंट्स। तो कितने दिन का टाइम होता है, 30 डेज का टाइम होता है। तो यहाँ पर भी देखते हैं ऑप्शंस क्या है, 15 डेज, ये दोनों तो गलत हो गए। 30 डेज, अब पढ़ते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस इन इंडिया टू द रजिस्ट्रार हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर वेस्ट बंगाल, नो, सिर्फ और सिर्फ न्यू दिल्ली। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। Aster Limited, a foreign company with a place of business in India, was established to conduct the business online of data interchange and other digital supply transactions. The said company failed to deliver within the prescribed time period some prescribed documents to the registrar of companies in compliance to the Companies Act 2013। वही हो गया 30 डेज के अंदर जो ऊपर हमने पढ़ा था। State the penalty caused on Aster Limited for the cause of its failure। तो पेनल्टी क्या लगती है, पेनल्टी इस केस में क्या होती है, पेनल्टी इस केस में होती है 1 लाख रुपीज़ टू 3 लाख रुपीज़। अगर कंटिन्यूइंग डिफ़ॉल्ट होता है तो 50,000 पर डे, ठीक है। पेनल्टी कुछ नहीं कर सकते। चलो, एस्टर लिमिटेड शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन अप टू 3 lakhs, एडिशनल फाइन दिस। अप टू तो ठीक लिखा है पर मिनिमम पेनल्टी नहीं बताई। पनिशेबल विद अ फाइन एक्सटेंडिंग अप टू
punishable with a fine extending up to, shall be punishable with a fine for an amount not less than 1 lakh, extended to 3 lakhs, fine up to this. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी. चलो क्वेश्चन नंबर 67. रेडिक्स लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, कंपनी रजिस्टर्ड इन थाईलैंड. ऑल्दो इट हैज़ नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया established yet, it is engaged in the online business through remote delivery of healthcare services in India. State the incorrect statement as to the nature of Redix Limited in the light of Companies Act. तो आपको इसको पढ़ते ही फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन याद आई होगी. फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन क्या बोलती है? फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन बोलती है कि कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट तो बाहर हुई है लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, चाहे फिर वो खुद से उसको ऑपरेट कर रहे हो या फिर किसी एजेंट के थ्रू ऑपरेट करवा रहे हो फिजिकली, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में उस बिजनेस को चला रहे हो. ज़रूरी नहीं है कि एक प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी अगर आप बिजनेस चला रहे हो एंड दैट इज़ इन इंडिया, तो उस केस में भी वो फॉरेन कंपनी बनती है. पर एक और रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जो बिजनेस एक्टिविटी करनी है वो इंडिया के अंदर करनी ही पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ एक बारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन बिजनेस एक्टिविटी इंडिया के अंदर कंडक्ट होनी चाहिए. ठीक है, तो ये फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन होती है. अब यहाँ पर इसके पास ये जो कंपनी है इसका इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ है? थाईलैंड में, मतलब इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. इसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन वो ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड कर रही है. ऑनलाइन बिजनेस हेल्थ वाला, हेल्थ केयर वगैरह ये सब प्रोवाइड करना, तो ये सब भी आपका किस में आ जाता है? ये इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर आ जाता है. अब इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर अगर ये कवर्ड है, इसका मतलब है कि प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर माना जाएगा. चलो लेट्स सी, यहाँ पर हमसे जो पूछा है वो भी इंपॉर्टेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है. ठीक है, चलो लेट्स सी. इट इज़ नॉट अ फॉरेन कंपनी एज इट हैज़ नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड. इट इज़ अ फॉरेन कंपनी बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस एक्टिविटी थ्रू टेलीमेडिसिन. ठीक है. इट इज़ अ फॉरेन कंपनी फॉर कंडक्टिंग बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. ठीक है, बिल्कुल. फॉरेन कंपनी है एज इट कंडक्ट्स द बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया. बिल्कुल ठीक है. तो गलत क्या हो गया? ये गलत है, इसीलिए ऑप्शन सही है. ये बोल रहा है कि फॉरेन कंपनी नहीं है क्योंकि इसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, बट बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है. कैसे? वो टेलीमेडिसिन प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू प्रोवाइड कर रही है, तो प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू हो रहा है, एंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 68. फैम कंपनी LLC, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, भी फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन लग रहा है, proposes to establish a place of business in India. The list of directors includes Mr. Arjun, Managing Director, Mr. Ranveer, Director, Ms. Lavanya, Secretary of FAM Company LLC, Mr. Malik and Mr. Arbaz, resident in India, are the persons who has been authorized by FAM Company LLC to accept on behalf of the company services of process, notices or other documents required to be served to FAM Company LLC. In relation to the company's establishment, you are asked by FAM Company LLC with respect to whose declaration will be required to submit to the registrar of by the company for not being convicted or debarred for formation of companies in or outside India. तो ये किसको देना होता है? ये डायरेक्टर्स को देना होता है सारे के सारे, और जो भी ऑथराइज्ड पर्सन्स होते हैं उनको ये डिक्लेरेशन सबमिट करना होता है. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके डायरेक्टर्स कौन कौन है? पहला तो मिस्टर अर्जुन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, मिस्टर रणवीर जो डायरेक्टर है, मिस लावण्य एक सेक्रेटरी है. क्या सेक्रेटरी को देना पड़ेगा? नहीं. एंड शी इज़ ऑल्सो नॉट इन इंडिया एंड नॉट ऑथराइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेना है, तो ये किसी भी केस में यहाँ पर नहीं आ रही. मिस्टर मलिक एंड मिस्टर अरबाज रेजिडेंट हैं इंडिया में और वो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, ऑथराइज्ड पर्सन्स भी हैं कि कंपनी के बिहाफ पे कोई भी उनको नोटिस वगैरह रिसीव करना है, डॉक्यूमेंट्स रिसीव करना है, तो ये कर सकते हैं. तो ये डिक्लेरेशन कितने लोगों को देना पड़ेगा? ये डिक्लेरेशन अर्जुन को देना पड़ेगा बीइंग अ डायरेक्टर, रणवीर को देना पड़ेगा बीइंग अ डायरेक्टर, मलिक और अरबाज को देना पड़ेगा बीइंग ऑथराइज्ड पर्सन्स. लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. अर्जुन, रणवीर, लवीना को देना नहीं है, अर्जुन, लवीना इनको उसको भी नहीं देना, मलिक एंड अरबाज तो दे हैव मिस्ड द डायरेक्टर्स, अर्जुन, रणवीर, मलिक एंड अरबाज, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 69. Emaar Company LLC, foreign company again, a company incorporated outside India, has a place of business in India. All the financial decision of Emaar Company LLC is taken by Abdullah Company LLC, holding company of Emaar Company,
LLC. So there is a holding company A of the company E. This is a holding, this is the subsidiary. One of the key raw materials required by Emaar company is procured through its subsidiary company, Fizzy company. So इसकी भी एक subsidiary है Fizzy. Abdullah and Fizzy company are required to follow a different year for the preparation of financial statements on a consolidated basis. तो कौन कौन? अब्दुल्ला और फिजी, इन दोनों को डिफरेंट ईयर फॉलो करना पड़ता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए. You are as a qualified chartered accountant and a licensed officer to Emaar Company LLC is required to bring to the notice of Emaar Company LLC the circumstances in which the financial year of Emaar Company shall change to that of its holding. तो definitely provisions कहते हैं कि अगर फॉरेन कंपनी चाहे तो वो अपना ईयर चेंज करवा सकती है. इनफैक्ट वो अपनी मर्जी से पीरियड सेलेक्ट कर सकती है. इवन इफ द पीरियड इज नॉट अ ईयर, स्टिल वो उसको अपना ईयर कंसिडर करवा सकती है, वो पीरियड कंसिडर करवा सकते हैं जिसके लिए वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेगी. तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? फॉरेन कंपनी को या फिर उसकी सब्सिडरी को, होल्डिंग को या फिर एसोसिएट को एप्लीकेशन देनी पड़ती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. इस एप्लीकेशन के बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकता है? वो आपको अलाउ कर सकता है कोई भी पीरियड, ठीक है, एज अ फाइनेंशियल ईयर, चाहे फिर वो पीरियड आपका एक ईयर हो भी या ना हो. तो इस केस में देयर इज अ प्रोविजन. चलो, ऑन एप्लीकेशन बीइंग मेड बाय Emaar कंपनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, on application being made by Abdullah company to the central government for following a different financial year, on application being made by Abdullah Fizzy to the central government for the different financial year. तो definitely ये लोग कर सकते हैं, Abdullah Fizzy कर सकते हैं, being the holding company and the subsidiary company, since इनके साथ ही इनके तरह से करवाना था तो ये definitely कर सकते हैं अप्लाई. तो इस केस में क्या करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? C. Let's move on to the next question, question number 70, last question for today. A foreign company incorporated outside India, this is again a foreign company question, involved in digital supply services through electronic mode, the server of which is located outside India. कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्वर इवन इफ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आप फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो वो फॉरेन कंपनी मानी जाएगी. द कंपनी फॉलोज ईयर एंडिंग दिसंबर as its financial year. Every year the company is required to prepare a balance sheet, profit and loss account. You are required to state the timelines within which the documents shall be filed with the registrar considering the provisions of chapter 22 of the Companies Act 2013. तो क्या कहते हैं provisions की from the end of the financial year 6 months के अंदर अंदर you have to file the profit and loss and balance sheet, and if ROC allows, ROC को अगर आपने कोई application दी है तो इस केस में extension भी मिल जाता है 3 months का, but that is only on application to ROC. वैसे 6 months का प्रोविजन है फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर. सो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days नहीं होता, 3 months नहीं होता, 60 days नहीं होता, 6 months होता है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टी. ठीक है. सो या दैट्स अबाउट दिस वीडियो गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप लोग जैसे ऑडिट की वीडियोज़ को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, वैसे ही लॉ की वीडियोज़ को भी देना, बिकॉज मॉर्निंग में जब मैं आपके मैसेजेस, आपके कॉमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो यू वोंट बिलीव बट दैट मेक्स माई डे. आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स लिखते हो कि मतलब ऐसा लगता है कि सारे एफर्ट्स सब वर्थ इट हैं. इतने लोगों को अगर किसी चीज़ से बेनिफिट हो रहा है तो वाई नॉट. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने वो वीडियोस बनाने का डिसीजन लिया एंड दे आर हेल्पिंग यू सो मच. अगर वो आपको हेल्प नहीं कर रही होती ना तो वीडियोस बनाने का आई डोंट थिंक कोई पर्पस है. इतने सारे लोग जब इतने अच्छी बातें लिखते हैं, इतने अच्छे कॉमेंट्स करते हैं ना, तो ऐसा लगता है बस कि थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच. Thank you all for appreciating my efforts. I'm so grateful to you all for loving the videos, sharing so much love to the videos, and I believe अगर आपको लॉ की वीडियोज़ भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इनको भी उतना ही प्यार देना, बिकॉज एक्चुअली एफर्ट्स बहुत लगते हैं वीडियोज़ बनाने में, एंड जब अच्छा रिस्पॉन्स आता है ना तो ऐसा पता ही नहीं लगता, लगता है कि सब मेहनत सब वसूल हो गई. बहुत अच्छा लगता है सच्ची में. तो थैंक यू सो मच अगैन फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल रिस्पॉन्स टू द वीडियोज़. आई एम really overwhelmed and grateful to you all. Thank you so much. I'll see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy, and be happy. Bye bye.